हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका क्लास 10 का साइंस का सीरीज है 2। जो सीरीज 1 नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। हम क्या बोले थे आपको, पूरा 10 वीडियो में सब कवर कर देंगे। 5 साल जो जो आया है, मतलब क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट और वर्मा प्रेस सब खत्म कर देंगे एक ही बार में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एग्जाम में फर्स्ट करना है तो ये वीडियो आपको देखना है। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहला क्वेश्चन है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का हमेशा काल्पनिक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। काल्पनिक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, क्या होगा? उत्तल दर्पण। क्या होगा? उत्तल दर्पण। इसलिए इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? वाहन के साइड मिरर में। हो गया। दूसरा, अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो ये बनता है आभासी एवं सीधा। क्या होगा आंसर? आभासी एवं सीधा। लिख लिख के याद करना इसको अच्छा से, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है? हम लोग का नेत्र जो है वहाँ पे उत्तल लेंस रहता है। कौन लेंस? उत्तल लेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेत्र में 3 अक्षर है, उत्तल में भी 3 अक्षर है। आवेश का एसआई मात्रक 4 नंबर। आवेश का एसआई मात्रक। आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलम। क्या है? कूलम। याद रखना है, इसको सी से सूचित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है? किस ध्रुव से प्रकट होती है? उत्तरी ध्रुव से। कौन सी ध्रुव से? उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है। अगर दिशा पूछे तो उत्तर से दक्षिण। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा पूछे तो उत्तर से दक्षिण, मतलब उत्तरी ध्रुव पर शुरू होती है और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब आगे। रासायनिक समीकरण Fe प्लस CuSO4। FeSO4 प्लस Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये है विस्थापन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। अब देखो, इससे 3 क्वेश्चन बनेगा। पहला, विस्थापन अभिक्रिया क्या है? इसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देते हैं, मतलब अपना स्थान से हटा देते हैं, इसी को बोलते हैं विस्थापन। उसके बाद एग्जाम्पल आएगा तो Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu। विस्थापन किसका होगा? जो ऊपर में है धातु। जैसे लोहा जो है कॉपर से ऊपर है तो लोहा कॉपर को विस्थापित कर देगा। Cu माने कॉपर होता है। हो गया। अब अगला क्वेश्चन, टार्ट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? मतलब टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो खट्टे फल जो है टार्ट्रिक अम्ल, एनसीईआरटी के अनुसार टार्ट्रिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। और भी पाया जाता है अंगूर और केला में भी। याद रखना, लिख लेना ये सब। सबसे पहले याद रखना, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। एक अधातु का उदाहरण दे जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधातु पूछा है। अधातु का उदाहरण जो द्रव अवस्था में पाया जाएगा, अधातु का उदाहरण जो द्रव अवस्था में पाया जाएगा, ब्रोमीन। क्या होगा? ब्रोमीन। और अगर पूछ दे धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाएगा, क्वेश्चन यही दे दे, यहाँ अधातु की जगह धातु दे दे, अधातु के जगह अगर धातु दे दे तो क्या होगा? ये हो जाएगा पारा या मरकरी, जिसको Hg बोलते हैं। 2 क्वेश्चन हुआ। एक अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ब्रोमीन, और धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, पारा या मरकरी। दोनों में कुछ भी आ सकता है। CnH2n किस हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र है? हाइड्रोकार्बन क्या है? जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना है। तो ये एल्कीन का सूत्र है। एल्कीन देख लीजिए थोड़ा। सबसे पहले आता है एल्केन, ALKANE। फिर आता है एल्कीन, ALKENE। फिर आता है एल्काइन, ALKYNE। एल्केन का सूत्र होगा CnH2n प्लस 2। एल्कीन का होगा CnH2n। एल्काइन का होगा CnH2n माइनस 2। हो गया। तो क्या पूछा है? एल्कीन। तो क्या होगा? CnH2n। बार बार बताते हैं इटो। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं? वर्टिकल।
एक होता है हॉरिजेंटल, एक होता है वर्टिकल। तो इसको बोलते हैं वर्ग। ये क्वेश्चन आपका 2025 का एग्जाम में नहीं आएगा, तो इसको काट भी सकते हैं आप लोग। ये चैप्टर हटा दिया गया है। हो गया। ये सब लेंस वाला आप एनसीईआरटी से बना सकते हैं, एक ही बार में सब बता देंगे, छोटू है। चलिए अब आगे। निम्न समीकरणों को संतुलित करें। तो संतुलित कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे H2 प्लस O2 H2O, यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ 2, ऑक्सीजन यहाँ 2, यहाँ 1 ही है, तो 2 को करेंगे। तो ऑक्सीजन जैसे ही 2 हुआ, हाइड्रोजन 4 को हो गया, तो आगे 2 लगाएंगे, हो गया संतुलित। 1 नंबर संतुलित हो गया। अब 2 नंबर देखो, लिख लिख के संतुलित करना है। MnO2 प्लस HCl, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। हाइड्रोजन यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 लगा दिए। Mn 1 है, यहाँ भी Mn 1 है, O 2 गो, इधर एक ही तो O है। चलो देखो, इसको अच्छा से संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2 है, मैंगनीज 1 है, MnO2, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ अगर 2 लगा दिए तो हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, यहाँ 4 लगाना पड़ेगा। MnO2 प्लस HCl, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। हाइड्रोजन सबसे पहले यहाँ 2 है, ऑक्सीजन 1 ही तो है, इधर ऑक्सीजन 2 है, तो 2 लगा दिए। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 हो गया। क्लोरीन 2 और 2, क्लोरीन 4, क्लोरीन 4, Mn हो गया, संतुलित हो गया। चलिए 5 नंबर आ गया, बड़ा क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष क्या है? तो इसका परिभाषा आप लिख सकते हैं। 5 नंबर का परिभाषा, निकट दृष्टि दोष क्या है? तो लिखना है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। हो गया परिभाषा। माने निकट दृष्टि दोष जो है उसको निकट वाला दिखेगा, दूर वाला नहीं दिखेगा। क्या लिखेगा परिभाषा? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। अब कारण क्या होगा? पहला, नेत्र गोलक का आकार बढ़ जाना और फोकस दूरी घट जाना। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहते हैं। इसे कैसे दूर करेंगे? इसे उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस से दूर किया जाता है। लिख लेना, 5 नंबर का आंसर लिख लेना, या फिर तुम लोग जैसे याद किया उस तरह लिखना। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एकदम आएगा ही, बार बार बोल रहे हैं। अगला, सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा के क्यों रखा जाता है? तो सोडियम जो है एक बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है। यह हवा के संपर्क में आने पर स्वतः जल उठता है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल या किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। यही परिभाषा आप लिख सकते हैं। क्या लिखेगा? सोडियम एक उच्च अभिक्रियाशील धातु है, यह हवा के संपर्क में आने पर स्वतः जल उठता है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल या किरोसिन तेल में डुबा के रख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, खतरे का सिग्नल जो है हमेशा लाल होता है, क्यों? तो लाल रंग जो है दूर से ही दिखाई देता है। तो इसका आंसर क्या लिखना है? 7 का लिखना है, खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। खतरे का सिग्नल
लाल रंग का होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए यह वायुमंडल में कम फैलता है और दूर तक दिखाई देता है। यही लिख सकते हैं इसका आंसर। खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और वायुमंडल में कम फैलता है और यह अत्यधिक दूर से भी दिखाई देता है। चलो अब आगे। ये नहीं पढ़ना है, हटा दिया। जो क्वेश्चन हम काट देंगे उसको नहीं पढ़ना है, हटा दिया है। तो इसको पढ़ के टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपका एग्जाम में एक एक क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन देखो एकदम बहुत वीवीआई है, एग्जाम में आएगा। 10 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण के सामने 36 मीटर की दूरी पर है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात करें। तो सबसे पहले वक्रता त्रिज्या दिया है r 40, फिर क्या दिया है, फोकस दूरी, अवतल दर्पण है, दस सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या किसी अवतल दर्पण के सामने। वक्रता त्रिज्या है तो फोकस दूरी आधी होगी, माइनस में होता है। कितना दूर है, -36 होगा सेंटीमीटर, और लंबाई या ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। हो गया। अब फॉर्मूला लगा, 1/v + 1/u बराबर 1/f, 1/v + 1/u बराबर 1/f, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको बना लेना अच्छा से। चलो अब आगे देखो, पूरा है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब है इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया और एग्जाम में आएगा ही। दिए गए चित्र में जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया को दर्शाया गया है। तो 1 नंबर में क्या होगा, सबसे पहले ये देखो क्या लिखा है, 1 और 2 का नाम। 1 नंबर का नाम है बीकर और 2 नंबर जल है। क्या है, जल है। 2 नंबर क्या है, जल है। ये है कैल्शियम ऑक्साइड। हो गया। तो 1 और 2 का नाम लिख दिए। इसमें होने वाली अभिक्रिया का नाम है, देखो ये है चूना। चूना में जल डालेंगे तो चूना जाएगा बुझ, बुझा हुआ चूना बनाएगा। यही है समीकरण। इस अभिक्रिया का नाम क्या है, संयोजन हो रहा है कि नहीं, संयोजन हो रहा है और ऊष्माक्षेपी भी हो रहा है। इसमें होने वाली अभिक्रिया का नाम लिखें ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा का त्याग हो रहा है, और संयोजन भी है एक प्रकार का, संयोजन। और अभिक्रिया का लिए समीकरण ये संतुलित ही है, CaO + H2O CaO2OH2। हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट, आएगा ही एग्जाम में। संतुलित समीकरण अभी बता दिए, ये CaO + H2O CaO2OH2। चलिए 11 नंबर, एक घर में 12 वाट के 10 बल्ब, तो 12 बनाते हैं इसको, 12 वाट के 10 बल्ब तो 120 वाट, 75 वाट के 5 पंखे, तो 75 वाट के 5 पंखे 375 वाट, प्रतिदिन 10 घंटा जलता है। तो पहले कुल वाट 120 + 375, तो 5 7 2 9 495 वाट हुआ कि नहीं।
प्रतिदिन 10 घंटा जलता है तो कितना हुआ? 4950 वाट, इतना बिजली हुआ। इसको किलोवाट में भी बदल सकते हैं, 1000 से भाग देके, तो होगा 4.9 किलोवाट। 6 रुपया प्रति यूनिट है। तो फरवरी में कितना उठा? फरवरी 2020 में लीप ईयर था, 29 दिन होगा, इसको गुना करके निकाल लेना है। हो गया। क्षार क्या है? क्षार वह पदार्थ है जिसका स्वाद कड़वा होता है और जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और क्षार का पीएच मान जो है क्षारकीय होगा। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होगा। अब चलो ये सूत्र लिखना है। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड NaCl, बुझा हुआ चूना Ca होल्ट वाइज OH2, विरंजक चूर्ण CaOCl2। हो गया? आएगा। विद्युत चुंबक क्या है? विद्युत धारा के प्रवाह से बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। क्या होगा? विद्युत धारा के प्रवाह से बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। एक परिनालिका चुंबकीय क्षेत्र की भांति काम कैसे करता है? तो परिनालिका क्या होगा? सघन लपेटी हुई धारावाहिक चालक तार होता है, उसको बोलते हैं परिनालिका। फ्लेमिंग का नियम ये याद कर लेना है देख के कहीं से। इसका आंसर आप क्वेश्चन बैंक, वर्मा प्रेस या मॉडल सेट से लिख रखते हैं। समजाती श्रेणी क्या है? जैसे ये है एल्कोहल, तो समजाती श्रेणी क्या है? जिसमें CH2 का अंतर हो। कार्बनिक यौगिक का वह समूह जिसका समान सूत्र और क्रियात्मक समूह एक जैसा हो, उसको बोलते हैं समजाती श्रेणी। जिसका सामान्य सूत्र, जैसे एल्कोहल का सामान्य सूत्र ये है, तो सामान्य सूत्र और क्रियात्मक समूह एक जैसा है, उसको बोलते हैं समजाती श्रेणी। जैसे मीथेन में मीथेन बनेगा, इथेन बनेगा, और दो समजाती श्रेणी के बीच CH2 का अंतर होता है। श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं? इसको हम बहुत डिटेल से बता दिए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके देख सकते हैं, और बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है। इसका श्रेणी क्रम संयोजन समांतर एक ही जगह बता दिए हैं। विद्युत मोटर क्या है? विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। रेलवे ट्रैक को जोड़ने में किसका प्रयोग होता है? एक थर्मिट अभिक्रिया है, उसी का प्रयोग रेलवे ट्रैक को जोड़ने में किया जाता है। थर्मिट अभिक्रिया मतलब आयरन ऑक्साइड का एल्युमिनियम से तीव्र अभिक्रिया होने पर ऊष्मा उत्पन्न होता है, उसी को बोलते हैं थर्मिट अभिक्रिया। समावयव किसे कहते हैं? वैसे कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र समान और संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, उसको बोलते हैं समावयव। जैसे पेंटेन के समावयव, पेंटेन का समावयव क्या होगा? पेंटेन का सूत्र होता है C5H12, पहले होता है N पेंटेन, फिर होता है आइसोपेंटेन, फिर होता है नियोपेंटेन। यही है पेंटेन का समावयव, N पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। जीवन के लिए कौन सा प्रक्रम आवश्यक है? तो जीवन के लिए कौन कौन सा प्रक्रम आवश्यक है? पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, ये सब है आवश्यक। इसी को बोलते हैं जैव प्रक्रम। श्वसन, उत्सर्जन, ये सब। उस पादप हार्मोन का नाम जो पतझड़ को उत्प्रेरित करता है, तो पतझड़ को जो उत्प्रेरित करता है उसका नाम है ऑक्सीन। ऐसे जंतु का नाम जिसमें बाह्य निषेचन होता है, मेढक और मछली। सॉरी। XY गुणसूत्र वाले नर है अथवा मादा। XY को नर, मादा को XX। भारत में बायोगैस किस नाम से प्रचलित है? गोबर गैस। भारत में बायोगैस को किस नाम से जाना जाता है? गोबर गैस। कौन से कारक किसी समष्टि के आकार का निर्धारण करता है? तो ये होगा प्रजनन, माने जनन, जन्म दर, मृत्यु दर, यही सब है कारण। प्रवास।
बायोगैस संयंत्र से पर्यावरण को क्या लाभ है? यह पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता और इस पर जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होती है। किसी आहार श्रृंखला में पाए जाने वाले विभिन्न पोषक स्तरों के नाम। आहार श्रृंखला क्या है? जीवों का क्रमबद्ध एक दूसरे को खाया जाना, उसको बोलते हैं हम लोग आहार श्रृंखला। जैसे घास को खाएगा बकरी, बकरी को खा गया शेर। तो पोषक स्तर क्या होगा? सबसे पहले उत्पादक आएगा पेड़ पौधे, फिर आएगा प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जीव, फिर आएगा द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी जीव, यही आएगा। जल संरक्षण की किन्हीं दो विधि, ड्रिप विधि, छिड़काव तंत्र, ये सब जल संरक्षण की विधि है। प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में कौन सा अनुकूलन होना चाहिए? क्लोरोफिल होना चाहिए, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी से जल और खनिज लवण और पत्ती में क्लोरोफिल होना चाहिए, रंध्र होना चाहिए। प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने में क्या अंतर है? प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? यह एक अनैच्छिक क्रिया होती है प्रतिवर्ती क्रिया, टहलना ऐच्छिक क्रिया। अनैच्छिक माने जो हमारे इच्छा के विपरीत बिना नियंत्रण जिस पे नहीं है उसको बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, टहलना ऐच्छिक है। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है? हम लोग का शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र जो है मस्तिष्क है, यह सूचनाओं को लेता है और उस पर प्रतिक्रिया करता है। चित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। ये जो है चित्र, ये किसका है? ये चित्र ध्यान नहीं आ रहा है, थोड़ा देख के हम बता रहे हैं बाद में। इसको होल्ड कर दो क्वेश्चन को। ये समझो, जीन प्रवाह और जीन पूल क्या है? जनसंख्या आनुवंशिक के संदर्भ में एक जनसंख्या से दूसरे जनसंख्या पर जाने पे आनुवंशिक परिवर्तन का स्थानांतरण होना जीन प्रवाह। मतलब एक जनसंख्या से दूसरे जनसंख्या में जीन का स्थानांतरण को जीन प्रवाह। और जीन पूल क्या करता है? किसी भी जनसंख्या के सभी जीवों का समुच्चय को जीन पूल कहा जाता है। मानव पाचन तंत्र का चित्र बना सकते हैं। आनुवंशिकी का मानव कल्याण से क्या संबंध है? लास्ट क्वेश्चन है। आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवंशिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक सजीव प्राणी का निर्माण मूल रूप से कोशिका द्वारा होता है। इन्हीं कोशिकाओं में गुणसूत्र पाया जाता है। आनुवंशिकी का मानव कल्याण से बहुत संबंध है। इससे हम लोग हाइब्रिड बीज बना सकते हैं, जीन के बारे में पढ़ सकते हैं, ये सब लाभ है। तो ठीक है, इसको अगर पढ़ लिया एक बार तो 2020 का क्वेश्चन बैंक निकाल के उसको एक बार सॉल्व कर लो, बहुत इजी लगेगा। ठीक है, थैंक यू।